आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। जैसा नाम से ही पता है सेल्फ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज अ कॉइल। इस कॉइल में हमारे पास एक करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो कर रही है इट मींस यहाँ पर कोई ईएमएफ का सोर्स लगा होगा। एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया, इसमें हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, बटन लगा दिया, पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया, जिसकी मदद से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, करंट को हमने इंक्रीज किया और करंट को डिक्रीज किया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, एरिया चेंज हो रही थी, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा था। लेकिन यहां पर इस कॉइल में करंट जा रही है और हमको पता है कि जब कॉइल में करंट पास करती है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मींस एक यहाँ पर फ्लक्स पहले से मौजूद है। जब इस करंट में हम चेंज करेंगे तो उस फ्लक्स में चेंज होगा। एज रिजल्ट यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो किसी भी कॉइल में उसकी अपनी करंट में चेंज करने से, ये उसकी अपनी करंट है, इट्स ओन करंट। The induced EMF in the coil due to change in its own current is known as self-induction. ये जो फिनोमिना है, this phenomena is called self-induction. इस कॉइल की एक प्रॉपर्टी है, इसमें जब हमने करंट को फ्लो कराया, करंट में चेंज किया तो स्वतः इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो गया। इस घटना को नाम दिया गया स्वप्रेरण। मैथमेटिकली यहाँ पर एक फार्मूला बनाया जाता है। उस फार्मूले में क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो फ्लक्स होगा दैट इज फाई। तो टोटल फ्लक्स कैन बी रिटेन एज एन फाई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स एन है। दिस फ्लक्स एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, द करंट। एन पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट यहां पर आता है दैट इज एल। एल इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस। इस एल को हम लोग बोलते हैं इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज द कांस्टेंट। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर। किस पर, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो कॉइल का है उस ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। कॉइल का रेडियस क्या है, कॉइल का एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। एन फाई इज इक्वल टू एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड जो पहला फार्मूला है दैट इज एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अच्छा, अभी चर्चा हमने क्या किया, अब अगर इस करंट में हम चेंज करते हैं आई में तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। वैल्यू रख के देखिए, माइनस डी अपॉन डी टी, टोटल फाई कर दो, यहां पर आ जाएगा एन फाई। एन फाई का मतलब माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एल आई। एल इज कांस्टेंट तो एल बिकम्स आउटसाइड, एल डी आई, एल डी आई अपॉन। दिस इज द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस चैप्टर में बार बार यूज किया जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस कॉइल को अब हम एक नया नाम देने जा रहे हैं दैट इज इंडक्टर। इसी इंडक्टेंस की वजह से इसको नाम दिया गया इंडक्टर। याद होगा आपको, आपने पहले पढ़ा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर जिसमें रेजिस्टेंस होता था, कैपेसिटर जिसमें कैपेसिटेंस होता था। नाउ दिस इज इंडक्टर जिसमें इंडक्टेंस होता है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी, क्या क्या, रजिस्टर, कैपेसिटर,
नाउ इंडक्टर। इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग नया नाम देंगे अभी सर्किट एलिमेंट। हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ने जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें हम इन तीनों को सर्किट एलिमेंट का नाम देंगे। इन तीनों की हम लोगों को सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अगर ये किसी सर्किट में लगे हैं तो कैसे वोल्टेज बढ़ेगा, कैसे वोल्टेज घटेगा, क्या होना है, इसके बारे में समझना है। तो इंडक्टर के बारे में हम लोगों ने बात को समझ लिया कि इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है अपनी इट्स ओन करंट के चेंज होने के कारण जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसकी लेकर के। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इंडक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, इंडक्टर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंडक्टर। लूप आप पढ़ते हैं, लूप अभी तक हम लोग लूप जानते थे, इस प्रकार का हमारा टेढ़ा मेढ़ा एक लूप है। इस लूप की इक्विवेलेंट सर्किट अब हम इस प्रकार से शो करेंगे। इसमें एक रेजिस्टेंस होगा और इसमें एक इंडक्टर होगा। अ लूप इज नाउ डिनोटेड लाइक दिस, अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बोथ। इतने बड़े तार का अपना प्रतिरोध तो होगा ही, इतने बड़े तार का अपना प्रतिरोध होगा, इतने बड़े तार का अपना प्रतिरोध होगा, ध्यान रहे। तो हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस दिखा दिया और इस लूप में अभी हमने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है। इसलिए हमने यहां पर एक इंडक्टेंस भी दिखा दिया। क्या दिखा दिया, हमने यहां पर एक इंडक्टेंस भी दिखा दिया। तो अब इंडक्टेंस भी है हमारे पास और रेजिस्टेंस भी है। किसी सर्किट में अगर हम इसको यूज करते हैं, देखिए क्या कंडीशंस आती हैं। ये देखिए एक इंडक्टर है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एक करंट ऐसे आई पास हो रही है, ये करंट आई जा रही है। अब हमने क्या पढ़ा है, आई की दो कंडीशन हो सकती है, आई इंक्रीजिंग हो सकती है और आई डिक्रीजिंग हो सकती है। अगर आई इंक्रीजिंग होती है, अगर आई इंक्रीजिंग होती है तो यहां पर जो बैटरी बनेगी, जो ईएमएफ जनरेट होगा वो इस टाइप से जनरेट होगा। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। फार्मूला हमारा वही है माइनस एल डी आई बाई डी टी। फार्मूले में कोई चेंज होने वाला नहीं है। एल इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है एल डी आई बाई डी टी। इसका फार्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। क्योंकि करंट जब बढ़ेगी तो ये एक उल्टी करंट बहाएगा जो इस करंट के इंक्रीमेंट का विरोध करेगा। सपोज दैट अगर ये करंट आई ए से बी घट रही होती, यहां पर जो बैटरी बनती वो बैटरी इस टाइप से बनती जो इसे करंट को बढ़ाएगी। क्या करेगी, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमारी करंट को बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, हमारी करंट को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ओवरऑल ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किट में करंट आई बह रही है, दिस पॉइंट इज ए, यहां का पोटेंशियल बी ए, दिस पॉइंट इज बी, यहां का पोटेंशियल बी बी, यहां का पोटेंशियल एल डी आई बाई डी टी। और इक्वेशन क्या बनेगा, बी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू बी बी। ये ध्यान देने वाली बात है, बी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू बी बी। ये इक्वेशन हमारे काम की है। फिर से लिख रहा हूं, वी ए माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी बी। ये ध्यान देना है, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। हम लोग सर्किट में इसका इस्तेमाल करेंगे।
अब इसमें थोड़ी बहुत बातें हम लोगों को और सीखनी है कि जब इस सर्किट को यूज करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, तो करंट का बिहेवियर कैसा होता है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। तो अब हम ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंडक्टर अकेला नहीं माना जाता। सपोज दैट कि इंडक्टर में ये पॉइंट है ए, दिस इज बी ए, ये पॉइंट है बी, दिस इज बी बी, ये अगर एल है, तो हम लोग इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी, उस इक्विवेलेंट सर्किट में केवल इंडक्टर नहीं रखना है, इसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है, इसके पास अपना रेजिस्टेंस भी होता है। इसलिए सर्किट को हम लोग जनरली इस प्रकार से शो कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये एल हो गया और आर को मैंने अलग कर दिया। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना हम लोगों के लिए जरूरी है कि आखिर में सर्किट को कैसे शो करेंगे, तो एल भी होगा और आर भी होगा। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि ये हमारा इंडक्टर है, इसके बाद हमने एक बैटरी लगा दी, इसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ध्यान देखिए, अभी तक जो सर्किट हम लोग पढ़ा करते थे वो इसी कंडीशन की है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहां से करंट जा रही है आई, 2 एम्पियर की करंट है, इसका 1 हेनरी ले लो, इसे 5 वोल्ट ले लो और इसे 5 ओम ले लो। ध्यान से देखें सारे बच्चे, करंट ले लिया, इंडक्टेंस ले लिया, बैटरी ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, सारी बातों की चर्चा हो गई। अब अगर आपसे कहा जाए कि आई कांस्टेंट है, क्या है, आई हमारी कांस्टेंट है, आई में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वीए और वीबी का रिलेशन क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। आइए देखते हैं वीए और वीबी का रिलेशन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। तो देख लीजिए, आई अगर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, डी आई बाई डी टी जीरो होगा। इसका मतलब एल डी आई बाई डी टी की सारी कहानी खत्म हो गई। तो सिंपल सी सर्किट हमारी जो पहले हम लोग पढ़ा करते थे, क्या, वी ए प्लस से मिला माइनस, -5 माइनस आई इंटू आर, 2 into 5 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस 15 इज इक्वल टू वी बी, दिस इंप्लाइज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 15 वोल्ट। ये क्वेश्चन बन सकता था, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी एंड वीए एंड वीबी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे। ध्यान से एक बार देख लीजिए सर्किट को फिर से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। अगर आपसे कह दिया जाए नाउ करंट इज इंक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी आपको दे दिया गया 1, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू अभी भी 1 हेनरी था, तो 1 into 1 दैट इज 1। इक्वेशन क्या होगा, वी ए माइनस 1 माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू वी बी, मीन्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 60। लीजिए, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक 15 आ रहा था, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ गया when the current was increasing, when the current was increasing, करंट आपकी इंक्रीज कर रही थी। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर करंट हमारी डिक्रीज कर रही होती, डी आई बाई डी टी 1 होता लेकिन डिक्रीजिंग होता, तो क्या बनता फार्मूला हमारा, ध्यान से देखें, ये 1 था, ये 5 है, ये 5 ओम है, करंट हमारी 2 एम्पियर है,
आपसे कह दिया गया कि di/dt की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब LdI/dt की वैल्यू भी 1 into 1 दैट इज 1 हो गई। तो VA -1 -5 into 10 इज इक्वल टू VB। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब ये डिक्रीजिंग है, ये खुद निगेटिव में है। di/dt इक्वल टू 1 के बजाय di/dt की वैल्यू अब 1 नहीं -1 है, यही मैं आप समझाना चाह रहा हूं। ये जो आंसर है ये माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ VA माइनस VB बिकम्स 14 वोल्ट। ये चेंज आया, ये समझना जरूरी है कि जब डिक्रीजिंग होगा तो खुद ब खुद वो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया। ये इंडक्टर अगर किसी सर्किट में है रेजिस्टेंस के साथ में, तो उसको हम लोग इस प्रकार से ट्रीट करते हैं।